सो एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्यों चाहिए था एनएफआरए? ठीक है, ग्रेजुअली ये हो रहा था कि ओवर द पीरियड स्कैम्स बढ़ते जा रहे थे। ओके, एक टाइम था कि पूरा विश्वास ऑन इंडियन कॉर्पोरेट साइड हिल चुका था, काफी स्कैम्स बढ़ चुके थे। सो कई लोगों को ये लगने लगा था कि आप कंपनी बनाओ, स्कैम करो, पैसा बना के निकलो। सो अकाउंटिंग स्कैम्स वर इंक्रीजिंग, ओके, वर इंक्रीजिंग। देन जो टाइम था, उस टाइम पे ये था कि गवर्नमेंट के लिए एक इशू ये आ रहा था कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है कोई। ये काम सीए इंस्टीट्यूट को दिया था, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के पास ऑलरेडी बहुत सारा अलग अलग काम भी था, कई सारे फ्रॉड्स वगैरह में भी इन्वॉल्व थे, प्लस उनको इंस्टीट्यूशन भी चलाना था। सो एज अ रिजल्ट देखा गया कि डेडिकेशन उनका पूरी तरह आ नहीं पा रहा था। ओके, सो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए उसके लिए। तो इंडिपेंडेंट regulator was missing. Okay, so that was one of the reason. And auditing standards अपनी जगह पे थे, लेकिन वो fully enforce नहीं हो पा रहे थे, तो इसके वजह से weak audit चल रहा था। So no auditing standards were enforced. So auditing standards थे, लेकिन वो fully enforced नहीं आ, and the quality of audits बहुत पुअर, बहुत वीक चल रही थी। ओके, एज पर द गवर्नमेंट डेटा विच दे हैव शेयर्ड, सो द क्वालिटी ऑफ ऑडिट वो वीक। ठीक है, सो पुअर एंड वीक ऑडिट सिस्टम चल रहा था। इन सब में एलिजिबल कंपनीज को एनएफआरए में कवर करने की बात उठी। तब सवाल उठा कि एलिजिबल कंपनीज क्या है, तो एनएफआरए रूल्स बने, उसमें रूल 3 डिफाइंड एलिजिबल कंपनीज। ओके, सो एलिजिबल कंपनीज, अंडर एनएफआरए। सो इनको कवर करने की बात उठी थी रूल 3 के अंदर, क्योंकि कुछ और नहीं तो एलिजिबल कंपनीज को कंपल्सरीली एनएफआरए लगेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा और कैसे लगेगा वो बातें डिस्कस करते हैं। पहली बात, सारी लिस्टेड कंपनीज को एनएफआरए लग जाएगा, चाहे वो इंडिया में लिस्टेड हो कि अब्रॉड। सो लिस्टेड कंपनीज, ओके, इन इंडिया और अब्रॉड, उन सबको एनएफआरए लगेगा। देन दूसरा, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनीज के सेगमेंट में आती है, अनलिस्टेड कंपनीज के सेगमेंट में आती है, तो इन दैट केस ये चेक करने का कि पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं, अगर है तो एनएफआरए लग जाएगा। सो पेड अप शेयर कैपिटल is greater than or equal to rupees 500 crores, ओके, और कंपनी का एनुअल टर्नओवर is greater than or equal to rupees 1000 crores, ओके, और कंपनी का एग्रीगेट लोन्स, डिबेंचर्स
or deposits is greater than or equal to rupees 500 crores. Perfect. So इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन 31st March of the preceding financial year, as on 31st March of preceding financial year. तो तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, एनएफआरए लग गया। यहां तक कि अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनीज हो, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर बैंकिंग कंपनीज, ओके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, ओके, और you are a body corporate which is governed by special statute, तो आपको एनएफआरए लग जाएगा। यहां तक कि ओके, इफ यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी ने बोला है तुम्हें एनएफआरए लगेगा, तो लग जाएगा क्योंकि सीजी ने बोला है। सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट or company, okay, so any body corporate or company or person which is referred by CG to NFRA, okay, in public interest, got it, उसे लग जाएगा। प्लस अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside India, और या वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड outside India, एंड उसकी कोई भी सब्सिडरी एसोसिएट रजिस्टर्ड इंडिया में है, जैसे अमेजॉन की सब्सिडरी अमेजॉन इंडिया है, फ्लिपकार्ट की अपनी सब्सिडरी है, तो इंडिया वाले को लगेगा, ओके। सो एंड इट्स सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ओके। सो इंडिया वाले को लगे, लेकिन उसके लिए फिर सरकार ने कंडीशन डाली कि प्रोवाइडेड उसका नेटवर्थ, ओके, जो सब्सिडरी से मिल रहा है या एसोसिएट से कम 20% से ज्यादा कंसोलिडेशन में हो, दैट इज इफ इनकम और नेटवर्थ from such subsidiary or associate company exceeds 20% of consolidated income or
consolidated net worth of such body corporate. Okay, so that is applicable. ठीक है, so इस तरह से अगर देखा जाए, so for ऐसा है कि एक कंपनी है ब्लू स्टार इंफोटेक यूके. ओके, ब्लू स्टार इंफोटेक यूके. एंड इंडिया की एक कंपनी है ब्लू स्टार इंडिया. नाम सुना भी होगा. और ब्लू स्टार इंडिया की तरफ 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है उनका कंसोलिडेशन का. कंट्रीब्यूट्स exceeding 20% of consolidated income. इतना ही नहीं, इंडिया ने ब्लू स्टार इंफोटेक के अंदर भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इंडियन कंपनी ने. ये आपको कंपनी अंधेरी अंधेरी मरोल नाका के उधर पूरी बिल्डिंग मिल जाएगी इनकी, ब्लू स्टार वालों की. Okay, so they have invested exceeding 20% of consolidated net worth. ठीक है, so यहां पर अपने लिए समझना क्या है, ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड को क्राइटेरिया A to D अगर लगता है, okay, if they meet criteria A to D, clear, then NFR is applicable for UK also. Then NFRA is applicable by clause E. अरे ब्लू स्टार इंफोटेक एसोसिएट होगी ना उसकी. ब्लू स्टार इंफोटेक को भी लगेगा. अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड 20% से ज्यादा का होल्डिंग वगैरह हो. समझा? अगर ब्लू स्टार इंडिया को A to D लगता है तो ब्लू स्टार इंफोटेक भी NFRA के अंदर आ जाएगी. क्यों? अरे भूल गए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. गधो, CFS बनाने के लिए लगेगा ना उसको. हाँ हाँ हाँ, ये इसलिए क्योंकि कई बार हमारे इंडियन कंपनीज के बहुत सारी एंटिटीज इंडिया के बाहर भी है, तो एज अ रिजल्ट उन लोगों को जोड़ के जब आपका CFS बनेगा कंसोलिडेटेड इंडिया में, तो उनके लिए भी NFRA वाला रूल फॉलो करोगे. जब आप CFS बना रहे हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको यूके का लॉ तो अपना लग ही रहा है, लेकिन मैं इसका अमाउंट लेके इधर जोड़ूंगा ना. एग्जैक्टली, तो वही तो बोल रहा है कि उस एलिजिबिलिटी कंपनी को इंडेस किसने बनाया? NFRA. तो NFRA उसको कवर कर रहा है. एग्रीड, NFRA उसको क्लियर कर रहा है कि वो कौन सी वाली कंपनी है. ब्लू स्टार यूके को यूके का तो लॉ लग ही रहा है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है. क्लियर? लेकिन NFRA उसको एप्लीकेबल हो रहा है क्लॉज E, जिसमें हम इसके साथ CFS बनाते हैं.
समझा? तो उसके सीएफएस के लिए एनएफआरए के हिसाब से जो जो डिटेल्स चाहिए वो यूके से ली जाएगी। मैं उसको यूके लॉ छोड़ के इंडिया लॉ लगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं। एनएफ कंसोलिडेशन के लिए जो डिटेल्स है वो ली जाएगी। समझा? क्लियर? एवरीवन क्लियर? ठीक है, फाइन। चलो, सो बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।